हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस विद ओम में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि हमारा जो अध्याय 6 चल रहा है एनसीईआरटी साइंस विज्ञान में, तो इसमें टिश्यूज जो चैप्टर है वो तक चल रहा था। उसका पहला पार्ट मैंने आपको बता दिया था और दूसरा पार्ट आज हम प्रारंभ करेंगे। दूसरे पार्ट में स्थायी ऊतक के बारे में आज हम जानकारी देंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए, जिससे मुझे मोटिवेशन प्राप्त हो सके। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, समय व्यर्थ न करते हुए हम स्थायी ऊतक की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, स्थायी ऊतक किसे कहते हैं? इसके पूर्व में चलने से पहले मैं आपको बताऊं कि मैंने आपको जो है विभज्योतक ऊतक के बारे में बताया, तो उसका थोड़ा सा एक रेखा चित्र हम देख लेते हैं। आप यहाँ पर देखिए, ये आपको दिख रहा है पादप ऊतक। पादप ऊतक को दो भागों में विभाजित किया है, विभज्योतक ऊतक और स्थायी ऊतक में। आज हमारा टॉपिक है स्थायी ऊतक का। इससे पहले मैंने आपको विभज्योतक ऊतक के बारे में बताया, इसके प्रकार के बारे में बताया। इसके 3 प्रकार हैं, शीर्षस्थ, पार्श्वी और अंतर्विष्टि। अंग्रेजी में से कहते हैं एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम। और विभज्योतक ऊतक को कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, और आज हम चलते हैं स्थायी ऊतक यानी कि परमानेंट टिश्यू में। तो इसका भी एक रेखा चित्र मैं आपको दिखाऊंगा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कैसे आपको करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, ये रेखा चित्र है जो आज हम करेंगे। पादप ऊतक, विभज्योतक ऊतक और स्थायी ऊतक में विभाजित किया गया है। ये विभज्योतक ऊतक के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब स्थायी ऊतक के बारे में चलेंगे। स्थायी ऊतक को देखिए दो भागों में विभाजित किया, सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। तो आज हमारा टॉपिक ये रहेगा, स्थायी ऊतक दो भागों में विभाजित किया गया, सरल स्थायी ऊतक। सरल स्थायी ऊतक को पुनः 3 भागों में विभाजित किया, पैरेन्काइमा कोशिकाएं, कोलिनकाइमा कोशिकाएं और स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाएं। जटिल स्थायी ऊतक को पुनः 2 भागों में विभाजित किया गया है, जाइलम और फ्लोएम। तो इसकी हम चर्चा करेंगे परमानेंट टिश्यू की। ठीक है, तो उसमें आपका जो है सिंपल जो है परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू को 3 भागों में विभाजित किया गया, पैरेन्काइमा, कोलिनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। तो चलते हैं स्थायी ऊतक, फिर उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा सरल स्थायी ऊतक। फिर सरल स्थायी ऊतक के अंतर्गत आपको पैरेन्काइमा कोशिकाएं, कोलिनकाइमा कोशिकाएं और स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। चलते हैं फ्रेंड्स आगे। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे यहाँ पर स्थायी ऊतक यानी कि परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो परमानेंट टिश्यू स्थायी ऊतक बनते कैसे हैं? ठीक है, विभज्योतक द्वारा बनी कोशिकाओं, ये मैंने पहले भी बता दिया आपको। विभज्योतक द्वारा बनी कोशिकाओं का क्या होता है? जो हमारे विभज्योतक कोशिकाओं द्वारा कोशिकाएं बनी है ना, वहाँ पर सेल डिवीजन के परिणाम स्वरूप कोशिकाएं बनी, तो उन कोशिकाओं का होता क्या है? वो कोशिकाएं धीरे धीरे, जब वो कोशिकाएं आकार में बढ़ती हैं और धीरे धीरे जैसे वो परिपक्व होती हैं, तो उनके गुणों में, विभज्योतक कोशिकाओं द्वारा विभाजित कोशिकाओं के गुणों में धीरे धीरे परिवर्तन हो जाता है और धीरे धीरे वे जो है दूसरे ऊतकों के घटकों के रूप में विभाजित हो जाती है, अर्थात वो स्थायी ऊतकों में परिवर्तित हो जाती हैं। ठीक है, यानी कि ये जो विभज्योतक कोशिकाओं द्वारा जो विभज्योतक द्वारा जो बनी कोशिकाएं हैं, वो विशिष्ट कार्य करती हैं और विभाजित होने की शक्ति को खो देती हैं, जिसके फलस्वरूप स्थायी ऊतक का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो अब हम स्थायी ऊतक को देखना चाहते हैं, तो एक्टिविटी के द्वारा, क्रियाकलाप के द्वारा, तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए मैं आपको, अगर हम इन कोशिकाओं को देखना चाहते हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक पौधे के तने को हमको लेना पड़ेगा और पौधे के तने को जो है हमें उसके पतले पतले सेक्शन उसके काटने पड़ेंगे। ठीक है, जब हमने उसके पतले पतले सेक्शन काट लिया, तो फिर उस पौधे के जो तने का हमने पतला सेक्शन काटा है, उसको सैफरिन से उसको रंग देंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे? एक अच्छे से कटे हुए सेक्शन को स्लाइड पर रख देंगे और ग्लिसरीन की एक बूंद उसमें डाल देंगे और धीरे से उसमें कवर स्लिप चढ़ा देंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद स्लाइड का निरीक्षण सूक्ष्मदर्शी से करेंगे। ठीक है, तो सूक्ष्मदर्शी से निरीक्षण करने के पश्चात हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं? भाई, क्या सभी कोशिकाओं की संरचना समान है? नहीं, ऐसा नहीं है। अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं आपको दिख जाएंगी। कितने प्रकार की कोशिकाओं को देखा जा सकता है? यहाँ पर कई प्रकार की कोशिकाओं को देखा जा सकता है। क्या हम उन कारणों पर विचार कर सकते हैं कि कोशिकाएं इतने प्रकार की क्यों हैं? भाई, इन पर विचार जरूर कर सकते हैं कि इतनी प्रकार की कोशिकाएं क्यों हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बहुकोशिकीय जो कोशिकाएं होती हैं, बहुकोशिकीय जो जीव होते हैं, उनके अंदर कई कोशिकाएं, उनके अंदर जो है आपका उनका जो बहुत सी कोशिकाओं से उनके शरीर का निर्माण होता है, यानी कि लाखों कोशिकाओं से उनके शरीर का निर्माण होता है। तो यहाँ पर जो कोशिकाएं हैं एक समूह में इकट्ठी होती हैं, उसे ऊतक कहते हैं। अब उस बहुकोशिकीय जीव के विभिन्न, जो उसके शरीर के अंदर जो विभिन्न कार्य होते हैं, उनके लिए विभिन्न विभिन्न प्रकार के ऊतकों की आवश्यकता होती है, यानी कि उन ऊतकों का श्रम विभाजन होता है, उनको कार्य दिया होता है। ठीक है, जैसे रक्त कोशिकाएं, रक्त कोशिकाओं के समूह, रक्त ऊतक की बात करें, तो यानी कि उसका कार्य क्या है? भोजन का परिवहन करना। ठीक है, और जैसे तंत्रिका कोशिकाओं का कार्य क्या है? सूचनाओं का आदान प्रदान करना। ठीक है, तो ये इस प्रकार जो है, अब यहाँ पर भी आप स्पष्ट देख रहे हैं कि इस सेक्शन को आपने काटा, तो यहाँ पर आपको कई प्रकार की कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं। ठीक है, चित्र में आपको कई प्रकार की कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये हमने तने का एक सेक्शन काट लिया है। आपने देखा होगा, ये गोल आपका तना है, तना का एक सेक्शन काट है। इसमें से ये वाला आप देख रहे हैं, तो इसका केवल इतना पोर्शन हमने लिया हुआ है। ठीक है, केवल इतना पोर्शन यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो आप देखिए, सबसे बाहर, अगर यहाँ की बात करते हैं, देखिए सबसे बाहर आपके एपिडर्मिस होता है, फिर उसके बाद हाइपोडर्मिस होता है, फिर आपका कॉर्टेक्स वाला भाग होता है, फिर उसके बाद एंडोडर्मिस होता है, फिर आपका पेरिसाइकिल होता है, फिर आपका फ्लोएम होता है। देखिए, जो आपका ग्रीन वाला दिख रहा है, ये ग्रीन ये फ्लोएम है। ठीक है, और उसके बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो है फ्लोएम के जस्ट नीचे आपका कैम्बियम दिख रहा है। उसके बाद आपका जो है ये मज्जा किरणें हैं, यहाँ पर पिथरी कहते हैं इनको अंग्रेजी में। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये जो पिंक कलर का दिख रहा है, इस आकार का, ये आपका क्या है? जाइलम है। ठीक है, और सेंटर में जो बीच में आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो कोशिकाएं होती हैं, उन्हें पित्त के नाम से जाना जाता है। तो ये था आपका तने का सेक्शन काट। और इसको इधर अगर आप देखना चाहते हैं, तो देखिए सबसे ऊपर है ट्राइकोम, फिर उसके बाद
जो है आपका क्यूटिकल है, देखिए इसके नीचे एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस है, फिर ये देखिए कॉर्टेक्स वाले रीजन है, यहाँ एंडोडर्मिस है, ये पेरिसाइकिल है आपका, देखिए ये पेरिसाइकिल जस्ट नीचे आपका फ्लोएम दिख रहा है, और फ्लोएम के जस्ट नीचे आपका कैम्बियम, ये देखिए कैम्बियम, ये पूरा कैम्बियम है, और ये देखिए जाइलम है, जाइलम भी आपका विभाजित है, मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम देखिए, है ना। फिर उसके बाद ये आपका वैस्कुलर बंडल है, संवहन बंडल, ठीक है, ये आपका संवहन बंडल का चित्र, ये आपका पित्त है, ठीक है। तो ये आपका सेक्शन काट के द्वारा आपने देखा कि यहाँ पर जो है कई प्रकार की आपको कोशिकाएं दिखाई दी। तो फ्रेंड्स चलते हैं हम आपका सरल स्थायी ऊतक की ओर। तो चलते हैं सरल स्थायी ऊतक। देखिए सरल स्थायी ऊतक एपिडर्मिस के नीचे, अभी आपने एपिडर्मिस देखा, एपिडर्मिस के ठीक नीचे कोशिका की कुछ परतें होती हैं जिन्हें सरल स्थायी ऊतक कहते हैं, ठीक है, जिन्हें सरल स्थायी ऊतक कहते हैं। पेरेन्काइमा सबसे अधिक पाई जाने वाला सरल स्थायी ऊतक, बहुत बार पूछता है एग्जाम में, सबसे अधिक पाई जाने वाला सरल स्थायी ऊतक क्या है? पेरेन्काइमा। यह पतली कोशिका भित्ति वाला सरल कोशिकाओं का बना होता है, ये जीवित कोशिकाएं होती हैं, ये प्राय बंधन मुक्त होती हैं तथा इस प्रकार के ऊतक की कोशिकाओं के मध्य काफी रिक्त स्थान पाया जाता है। इसका मैं आपको चित्र दिखाता हूँ, देखिए अब आप देख रहे होंगे इस चित्र में, ये है आपका एपिडर्मिस, यहाँ पर देखिए ये एपिडर्मिस है, ठीक है, ये एपिडर्मिस है, ठीक है, ये एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस के नीचे कोशिकाओं की कुछ परतें होती है, देख रहे होंगे कोशिकाओं की परतें, ये एक परत, दो परत, कोशिकाओं की परतें हैं, ठीक है, ये कोशिकाओं की क्या है? परतें हैं, जिनमें सरल स्थायी ऊतक होते हैं, ठीक है, अर्थात पेरेन्काइमा यहीं पर ही है, आपका पेरेन्काइमा यहीं पर ही है, ठीक है। तो आप पेरेन्काइमा की एक सिंगल सेल को हम लेते हैं और उसका चित्र आपको दिखाते हैं। अब देखिए कुछ पेरेन्काइमा ऊतकों में क्लोरोफिल पाया जाता है, ध्यान दीजिए पेरेन्काइमा जो ऊतक है उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। इस स्थिति में इन ऊतकों का नाम अब जो है क्लोरीन कायमा कहा जाता है। अब ऐसी स्थिति में इनका नाम जो है पेरेन्काइमा से चेंज होकर क्या हो गया? क्लोरीन कायमा, अर्थात पेरेन्काइमा ऊतकों में जब क्लोरोफिल पाया जाता है तो उनका नाम क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है, फिर उन्हें क्लोरीन कायमा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जलीय पौधों की हम बात करें तो जलीय पौधों में पेरेन्काइमा की कोशिकाओं के मध्य हवा की बड़ी गुहिकाएं यानी कैविटीज होती हैं, यानी कि जो जलीय पौधे होते हैं जो जल में उगते हैं, उन पौधों में क्या होता है? पेरेन्काइमा की जो कोशिकाओं के बीच में हवा की बड़ी गुहिकाएं यानी कैविटीज होती हैं, जिसके कारण वे जल में यानी कि जल में उतराती हैं यानी कि तैरती हैं, ठीक है। इस प्रकार की पेरेन्काइमा को एरेन्काइमा कहते हैं। तो यानी आपने यहाँ पर स्पष्ट रूप से निष्कर्ष निकलता है कि आपने देखा होगा पेरेन्काइमा जो है यानी कि उसका रूप परिवर्तित हो रहा है, ठीक है, उसका रूप परिवर्तित हो रहा है। देखिए पेरेन्काइमा को आप जो है क्लोरीनकाइमा भी कहेंगे, कब कहेंगे? जब उसमें क्लोरोफिल पाया जाएगा, उसके ऊतकों में क्लोरोफिल पाया जाएगा तब उसे क्लोरीनकाइमा कहेंगे। उसे एरेन्काइमा भी कहेंगे, कब कहेंगे? जब उसकी कोशिकाओं के मध्य हवा की बड़ी जो है कैविटीज पाई जाएंगी तब उसका नाम चेंज होकर एरेन्काइमा कहेंगे। और ये एरेन्काइमा कहाँ किस में पाई जाती है? जलीय पौधों में पाई जाती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा एग्जाम में, ठीक है। पौधों में अब दूसरा देखिए कोलिनकाइमा की बात आ गई। अब देखिए दूसरा ऊतक आपका कोलिनकाइमा। पौधों में लचीलेपन का गुण एक अन्य स्थायी ऊतक कोलिनकाइमा के कारण होता है। अब आप देख होंगे पौधे में फ्लेक्सिबल ही होती है या फ्लेक्सिबल होता है, जब हवा तेज हवा पड़ती है तो आप पौधे जो है आपके कभी इधर झोंक खाते हैं कभी इधर झोंक खाते हैं, आपने देखो कितने फ्लेक्सिबल होते हैं। वो फ्लेक्सिबल होने का कारण क्या है? उनके लचीपल होने का कारण क्या है? यानी उनमें कोलिनकाइमा कोशिकाओं का या ऊतकों का पाया जाना, ठीक है। यह पौधों के विभिन्न भागों पत्ती तना में बिना टूटे हुए लचीलापन लाता है। यह पौधों को यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है कोलिनकाइमा, ठीक है। हम इस ऊतक को एपिडर्मिस के नीचे पर्णप्रत में पा सकते हैं, ठीक है। इस ऊतक की कोशिकाएं जीवित होती हैं, लंबी होती हैं, अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती हैं, अनियमित ढंग से कोनों में मोटी होती है तथा कोशिकाओं के बीच में बहुत कम स्थान होता है। मैंने आपको चित्र के द्वारा बताया था, फिर भी आपको मैं कोलिनकाइमा का चित्र, तो ये देखिए फ्रेंड्स कोलिनकाइमा का चित्र आप देख रहे होंगे। कोलिनकाइमा ये देखिए कोई रिक्त स्थान नहीं है, देखो कोशिकाओं के बीच में कोई रिक्त स्थान नहीं है, ठीक है। इसका प्रमुख कार्य क्या है? पौधों में लचीलापन लाना, ठीक है। ये देखिए भित्ति की मोटाई है ना, केंद्रक देखिए, ये राजधानी इनकी कितनी बड़ी है देखिए, कोशिका भित्ति, ठीक है। यहाँ पर आपका बीच में रिक्त स्थान नहीं है, ठीक है। तो ये है आपका कोलिनकाइमा, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलते हैं आगे।